नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। हम बात कर रहे थे जलवायु विज्ञान पे और हमने चक्रवात टॉपिक शुरू किया था और चक्रवात में हमने चक्रवात क्या होते हैं, प्रति चक्रवात के बारे में भी जान लिया था। कल हमने पढ़ा था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आज इस चक्रवात टॉपिक को समाप्त करते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो हेडिंग लगाएंगे क्या? उष्ण कटिबंधीय। बहुत ही अच्छा टॉपिक है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो हम सबको पता है चक्रवात क्या होते हैं। चक्रवात की अगर हम बात करें तो चक्रवात हमने जान लिया। चक्रवात क्या होते हैं? चक्रवात होते हैं क्या? निम्न दाब के केंद्र। चक्रवात क्या होते हैं? जिसका क्या हो, केंद्र में कैसा हो, लो प्रेशर हो, और जैसे केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होता जाए, हाई प्रेशर होता जाए। तो वो क्या कहलाता है? निम्न दाब से ये क्या है? हाई प्रेशर, उससे ज्यादा प्रेशर और बाहर सबसे ज्यादा प्रेशर। तो ये क्या है? ये हमारा होता है क्या? चक्रवात। आप सबने जान लिया चक्रवात क्या होता है। चक्रवात आपने जाना निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके बाहर की ओर क्या है? प्रेशर बढ़ता जाता है, यानी बाहर की ओर सबसे ज्यादा प्रेशर। ऐसे जान सकते हैं, आपने कहा यहाँ 950 MB है तो आपको पता है यहाँ 960 होगा, यहाँ 970 होगा, यहाँ 980 होगा। तो इस प्रकार बढ़ता रहता है और ऐसा बढ़ने से क्या होता है? दाब में अंतर आ गया तो दाब प्रवणता अब बढ़ गई, और दाब प्रवणता बढ़ने से क्या होगा कि अधिक दाब प्रवणता जो होगी, अब जो अंतर हो गया, अब हवाएं हमेशा HP से LP की ओर चलेंगी और हवाएं इस प्रकार आनी चाहिए, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण आपको पता है ये क्या है? इस प्रकार आती है, घूम कर आती है। और ऐसी कंडीशन होने से ही जो निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? वो चक्रवात कहलाता है। हमने ये पहले दिन से जान लिया चक्रवात क्या होता है। अब आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अच्छे से समझ आया तो हमें ये जानना है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो बनते कहाँ है। तो हम जानेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ बनते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि इनका जो निर्माण है, यानी इनकी जो स्थिति है वो कहाँ होती है। तो इसको अच्छे से समझेंगे कैसे, देखना। हमें पता है ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर हम सबको पता है क्या है कि ये भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। यानी इस पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। इसका मान कितना है? 0 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं ये कौन सी रेखा है? ये है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा क्या है? अब भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इससे ऊपर आप सभी को पता है यहां पर एक रेखा है कौन सी? 23.5 डिग्री। कौन सी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्या? कर्क रेखा। इसको बहुत अच्छे से समझना। और यहां पर आपको पता है एक रेखा है क्या? 23.5 डिग्री साउथ, यानी इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्या? मकर रेखा। ये तीनों चीजें आपने जान ली। ये हमने पहले भी बहुत बार बात की है, अब भी बात कर रहे हैं। यहां पर क्या होता है? वर्ष भर सूर्य क्या है? सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी, कभी भूमध्य रेखा पे, कभी मकर रेखा पे, कभी कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं। इस वजह से इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा तापमान प्राप्त होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं इस क्षेत्र को? इस क्षेत्र को कहते हैं क्या? उष्ण कटिबंधीय। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण ही यहां पर जो चक्रवात डेवलप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो आपको स्थिति समझ आई। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की स्थिति कहां होती है? 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के मध्य जो स्थिति है वो कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। यानी उष्ण कटिबंध में कौन से बनते हैं? अगर पेटियों की बात करो तो आप जानते हो यहां पर उपोष्ण पेटी है कौन सी? 30 से 35 डिग्री नॉर्थ। और यहां पर भी पता है कौन से उपोष्ण? 30 से 35 डिग्री नॉर्थ। तो अगर ये भी देखने को मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। उपोष्ण पेटी से उपोष्ण पेटी के मध्य जो बनते हैं वो कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कर्क से कर्क मकर के बीच में 23.5 से 23.5 या 30 से 35 नॉर्थ से 30 से 35 साउथ, 30 से 35
साउथ के बीच जो बनते हैं वो क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से ये क्षेत्र क्या है, गर्म है सबसे। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो हवाएं क्या है गर्म होने के कारण लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे क्या है हवाएं ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती हैं और इससे यहाँ क्या हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ चक्रवातों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आपको स्थिति समझ आई कहाँ कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो बनते हैं वो कौन से चक्रवात होते हैं, वो होते हैं कौन से, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में आपको पता है दोनों गोलार्धों में इनकी दिशा अलग अलग होती है कि नहीं होती, आप बताओ। दिशा अलग अलग होती है ना, क्या होती है बताओ। उत्तरी गोलार्ध में हमने बात किया था कि अगर इस 0 डिग्री से ऊपर ये कौन सा गोलार्ध है, तो आपने कहा ये गोलार्ध है कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। और इस गोलार्ध में क्या होगा, हवाएं क्या है, किस प्रकार चलती हैं। इस गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा क्या होती है, आप बताओ क्या होती है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा। तो आपने पढ़ा था घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो यहाँ जो चक्रवात बनेंगे वो किस प्रकार के बनेंगे, वो इस प्रकार बनेंगे। कैसे, इस प्रकार, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे कैसे, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में। और यहां जो है विपरीत दिशा में और यहां पर जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में वो घड़ी की सुई के समानांतर, यानी जिस प्रकार घड़ी की सुई होती है वैसे बनेंगे। तो यहां दक्षिणी गोलार्ध में कैसे बनेंगे, घड़ी की सुई की दिशा के समानांतर, दिशा के समानांतर। तो आप ये मान सकते हैं कि कैसे बनेंगे, घड़ी की सुई के दिशा के समानांतर बनते हैं। तो ये हमें याद रखना है, यानी घड़ी की सुई जैसे घूमती है वैसे ही ये घूमते हैं। तो आपको दोनों को दिशा भी याद रखनी है, उत्तरी गोलार्ध में कैसी है और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी है। तो अब हमने ये जान लिया कि दोनों गोलार्धों में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में ये काम करती हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के समानांतर। जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे दक्षिणी गोलार्ध में बनेंगे और इधर ये। अब ये बनते क्यों हैं, ये गोल गोल क्यों घूमते हैं, ये घूमते हैं कोरियोलिस बल के कारण। किसके कारण, कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण। और कोरियोलिस बल आप सभी को पता है, इस क्षेत्र में चक्रवात आएंगे, लेकिन इस क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर चक्रवात नहीं बनेंगे। और वो कौन सा क्षेत्र है, वो क्षेत्र आपने पहले पढ़ रखा है, एक बार और हम जिक्र कर लेंगे। वो कौन सा क्षेत्र है, ये है आपकी क्या, भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा से ऊपर क्या है, कितने डिग्री, 5 डिग्री नॉर्थ और कितने डिग्री, 5 डिग्री साउथ। इस क्षेत्र में चक्रवात नहीं बनते। इस क्षेत्र में क्या नहीं बनते, यहां चक्रवात नहीं बनते। ये जो क्षेत्र है यह क्या नहीं बनते, चक्रवात नहीं बनते। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये हमने पढ़ा था, भूमध्य रेखा के आसपास कोरियोलिस बल शून्य होता है। भूमध्य रेखा के पास कोरियोलिस बल नहीं होता। 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच के पेटी को हम क्या कहते हैं, डोलड्रम। क्या कहते हैं, डोलड्रम। और इस डोलड्रम का क्या कहते हैं हम एक और नाम से, शांत क्षेत्र। मतलब यहां पर हवाओं को घुमाने का काम कौन करता है, कोरियोलिस बल। और यहां पर कोरियोलिस बल नहीं है और कोरियोलिस बल नहीं होने के कारण क्या होता है, यहां पर चक्रवात नहीं बनते। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां नहीं बनते, तो आप बता देंगे डोलड्रम क्षेत्र में, यानी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में कोरियोलिस बल नहीं होने के कारण चक्रवात नहीं बनते हैं। क्यों, चक्रवातों को क्या है, गोल घुमानी होगी हवा को, और गोल घुमाता कौन है, ये कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल हमने पवनों में जान लिया क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होने वाला बल क्या है, कोरियोलिस बल होता है। और वो यहाँ पर क्या है, बहुत कम भूमध्य रेखा के आसपास नहीं होता। इसके कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच चक्रवात नहीं बनते। उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते यहाँ, कहाँ, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, यानी डोलड्रम या शांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, 5 डिग्री नॉर्थ से 30 या 35 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ से 30 या 35 डिग्री साउथ के मध्य ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। तो आशा करता हूं आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण समझ आया। अभी हमने ये नहीं समझा ये कैसे बनते, अभी हमने समझा सिर्फ ये कहां बनते हैं, यानी इनकी स्थिति कहां होती है। तो आपने बताया इनकी स्थिति
30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के मध्य या कर्क से मकर के बीच में होती है। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां नहीं होती, वो है डोल्ड्रम, यानी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य इनकी क्या है, चक्रवात निर्माण नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां कोरियलिस बल नहीं होता है। तो अब जब दशाएं पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कोरियलिस बल कितना महत्वपूर्ण है। आपने यह जाना अगर कोरियलिस बल नहीं है तो क्या होगा, चक्रवात बनेंगे ही नहीं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम क्या है लिखेंगे इसको। अगर आपने डायग्राम बनाना है तो वीडियो को आप बैक करके अच्छे से डायग्राम को बना सकते हैं कि कहां कहां बनता है उस प्रकार उष्णकटिबंधीय चक्रवात। फिर इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं, या चक्रवात नहीं बनते इसका रीजन है कोरियलिस बल नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आप अच्छे से कि इस डोल्ड्रम में चक्रवात नहीं बनते, कहां कर्क से मकर लिख सकते हैं, या 35 से 35 साउथ या नॉर्थ लिख सकते हैं। ये डायग्राम आप बना सकते हैं। अब हम बात करें क्या, नेक्स्ट लिखेंगे क्या, स्थिति, इसकी स्थिति व विस्तार लिखें, स्थिति व विस्तार। और इसमें क्या लिखेंगे, लिखें हेडिंग लगाएं क्या, स्थिति व विस्तार। कहने का मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां बनते हैं, तो इसमें लिखेंगे ये चक्रवात, लिखना ये चक्रवात, ये चक्रवात, ये चक्रवात 35 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ या कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य बनते हैं। ठीक है, कहां बनते हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य बनते हैं। अब नई लाइन से लिखेंगे, परंतु लिखेंगे ये चक्रवात 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य नहीं बनते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में कोरियलिस बल नहीं होता है। तो समझ गए उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां नहीं बनते। इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या, डोल्ड्रम या शांत क्षेत्र। तो ये आप लिख सकते हो डोल्ड्रम या शांत क्षेत्र के मध्य नहीं बनते, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, कोरियलिस बल नहीं होता है। समझ गए। हाँ, तो अब आगे लिखेंगे क्या, ये चक्रवात, लिखना ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में बनते हैं। वह दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुई के समान होती है। तो ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि चक्रवात जो होते हैं उनकी जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में कैसी, तो घड़ी की सुई के विपरीत, और क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुई के समान होती है। तो ये आपने स्थिति व विस्तार को अच्छे से समझ लिया। अब क्या है, अब हमें समझना है कि इनके लिए बनने के लिए क्या क्या आवश्यक दशाएं चाहिए। तो बनने के लिए हेडिंग लगाएं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की दशाएं। देखें, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की दशाएं। तो हेडिंग लगाएंगे क्या, उष्णकटिबंधीय
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं, यानी ये चीजें होगी तो ही क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनेंगे, अन्यथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनेंगे। तो क्या क्या आवश्यक दशाएं चाहिए ये हमें जानना है। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होने चाहिए, सागर होने चाहिए। हाँ, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात महासागरों पर ही बनते हैं। क्यों बनते हैं ये हम बात करेंगे। जैसे ही स्थल भाग में प्रवेश करते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात समाप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहली जो आवश्यक दशा है वो 1 नंबर क्या है, वो लिखेंगे क्या, उष्ण सागरों या महासागरों पर बनते हैं, यानी सागरों का गर्म होना, महासागरों का गर्म होना जरूरी है और ये महासागरों पर ही बनते हैं। पहली दशा आपको याद रखनी है कि सागर या महासागर होने चाहिए, और वह कैसे होने चाहिए, उष्ण होने चाहिए, यानी गर्म होने चाहिए। दूसरा लिखें, इन सागरों व महासागरों का टेम्परेचर होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, यानी 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तभी ये बनेंगे, अन्यथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनेंगे। तो लिखें दूसरा, महासागरों का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। समझ गए कि महासागरों का, ये अभी आप दशाएं लिखते जाइए, क्यों होगा मैं बताऊंगा। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तभी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, और अगर हवाएं ऊपर उठेंगी तभी लो प्रेशर बनेगा केंद्र में, और जैसे ही केंद्र में लो प्रेशर बनेगा तो चक्रवातों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। पर इसके लिए, चक्रवातों के लिए क्या चाहिए, हवाएं घूमनी चाहिए, और हवाएं घूमेगी कैसे, कोरियलिस बल के कारण। तो तीसरी महत्वपूर्ण दशा का क्या है, कोरियलिस बल का उच्च होना, यानी कोरियलिस बल अधिक होना चाहिए। तो इसमें नोट लिखेंगे और इसी के ब्रैकेट में लिखेंगे नोट, एक बार फिर लिखा रहा हूं, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, यानी क्या, डोलड्रम या शांत क्षेत्र, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य कोरियलिस बल नहीं होता, जिससे ये चक्रवात इस क्षेत्र में नहीं बनते हैं। तो ये आपकी थर्ड होगी। एक चौथी बात और, ये इसलिए है कि यहां पर जो वायु होगी वो कैसी, गर्म और आर्द्र होनी चाहिए, यानी वायु में नमी होनी चाहिए। महासागरों पे बनेगी तो नमी तो होगी, और ये वायु कैसी, गर्म होनी चाहिए। तो लिखेंगे 4 नंबर क्या है, वायु आर्द्र व गर्म होनी चाहिए। लिखे, वायु आर्द्र व गर्म होनी चाहिए, क्योंकि जब वायु अकेली गर्म से काम नहीं चलेगा, उसमें नमी भी होनी चाहिए। जैसे ही नमी क्या है, मिलनी बंद होगी, मतलब महासागरों से जैसे ही स्थल की ओर ये बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये जो चक्रवात है उनको नमी मिलनी, आर्द्रता मिलनी कम हो जाएगी, क्योंकि महासागरों से तो जल उठा लेता था, अब ऐसे क्षेत्र में चला गया जहां महासागर
जल है ही नहीं तो क्या उठाएगा, सिर्फ हवा हवा गर्म होगी। और जैसे ही क्या होगा वो उठाएगा तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अब इसको नमी नहीं मिलेगी, और नमी नहीं मिलेगी तो चक्रवातों को ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो चक्रवात समाप्त हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो हम बात करेंगे। ये समझ आ गया, ये कुछ आवश्यक दशाएं हैं जो आपको याद रखनी है। तो ठीक है, ये आपने लिखा वायु आर्द्र व गर्म होनी चाहिए, कोरियोलिस बल का उच्च होना, महासागरों का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए, उष्ण सागरों या महासागरों पर ये बनते हैं। सबसे पहले महासागर होने चाहिए, उनका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कोरियोलिस बल का होना जरूरी है, और वायु आर्द्र व गर्म होनी चाहिए। एक इसमें एक बात और है वो भी लिख ले, क्या ITCZ का ITCZ का स्थानांतरण ये भी महत्वपूर्ण है। ITCZ का स्थानांतरण क्या है, ITCZ क्या होता है, जहां पर दो प्रकार की व्यापारिक हवाएं दोनों ओर से आती हैं और वो टकराने से पहले गर्म होकर ऊपर चली जाती हैं और जिससे वर्षा होती है। वही तो कंडीशन है कि आएंगी यहां पर मिलेंगी नहीं, उससे पहले गर्म होगी चक्रवातों में, ऊपर क्या है वर्षा होगी। तो ITCZ का स्थानांतरण मतलब ये कर्क और मकर रेखा के मध्य रहती है, क्योंकि सूर्य जो है वो यहीं सीधा पड़ता है साल भर, ये सूर्य के साथ साथ इसका स्थानांतरण होता रहता है। जब सूर्य कर्क रेखा पे आएगा तो ये ITCZ कर्क रेखा की ओर स्थानांतरित हो जाएगी, और क्योंकि व्यापारिक पवनें ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाएंगी, और जैसे ये मकर रेखा पे आएगा तो ITCZ मकर रेखा की ओर स्थानांतरित होती है। जैसे ही भूमध्य रेखा पे आता है तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर स्थानांतरित होती है। तो ये ITCZ जैसे जैसे जिस जिस क्षेत्र में जाएगा वैसे वैसे वहां पर क्या है लो प्रेशर बनता जाएगा, और उससे क्या है वहां पर चक्रवातों का निर्माण होता जाता है। तो ITCZ का स्थानांतरण भी चक्रवातों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में ITCZ क्या है, अतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहां पर क्या होता है कि ये क्या है, दो हवाओं के मध्य का क्षेत्र जिसमें हवाएं टकराने से पहले गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है और फिर वहां बादल बनकर वर्षा करवाती है, वो क्या कहलाते हैं, ITCZ का क्षेत्र कहलाता है। और इनका स्थानांतरण सूर्य के साथ साथ होता है। जब बात करें कर्क रेखा पे सूर्य होगा तो ITCZ यहाँ कर्क रेखा के पास होगी, और जब सूर्य मकर रेखा पे होगा तो मकर रेखा के पास होगी, और जब सूर्य भूमध्य रेखा के पास होगा तो ये ITCZ भूमध्य रेखा के ऊपर बनेगी। तो समझ गए, ITCZ का स्थानांतरण भी होता है, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ थी, यहाँ से यहाँ ITCZ स्थानांतरित होगी। ये भारत के मानसून में बहुत काम आने वाली है ITCZ का स्थानांतरण, ठीक है। तो अगर हम बात करें पूरा, अगर इसको ITCZ को समझना है तो एक दिन 10 से 15 मिनट का वीडियो सिर्फ ITCZ का बना के डाल देंगे, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ITCZ का स्थानांतरण कैसे होता है। अभी तो आपको इतना याद रखना है, ITCZ सूर्य के साथ साथ स्थानांतरित होती रहती है, क्योंकि सूर्य सीधा कर्क और मकर रेखा तक ही पहुंचता है सीधी किरणें। तो जैसे कर्क रेखा के पास पहुंचा तो ITCZ यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हो जाएगी, और जब मकर रेखा पे आए तो यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो साइक्लोन है, चक्रवात है उष्ण कटिबंधीय, ये क्या है लो दाब जैसे ही होगा यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है ये यहाँ उत्पन्न होंगे, यहाँ से यहाँ उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार चक्रवात क्या है उत्पन्न होते रहते हैं। तो ITCZ का स्थानांतरण भी आवश्यक है। तो आशा करता हूं आपको ये चक्रवातों की दशाएं भी अच्छे से समझ आ गई होंगी। महासागर होने चाहिए, महाद्वीप पे नहीं बनेंगे। टेम्परेचर 27 डिग्री या 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए तभी बनेंगे, या कोरियोलिस बल होना चाहिए, नहीं है तो ये होगा क्या, डोल्ड्रम पेटी में नहीं है, इसकी वजह से यहाँ चक्रवात है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। और ITCZ वायु क्या है, आर्द्र व गर्म होनी चाहिए, और ITCZ का स्थानांतरण होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखे, क्या इन चक्रवातों की उत्पत्ति, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति। हम अब जानेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते कैसे हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते कैसे हैं। उत्पत्ति से पहले ऐसे लिखो, उत्पत्ति से पहले लिखो इनको किस किस नाम से जाना जाता है, कहां कहां, तो वो लिखेंगे। पहले लिखे क्या, लिखे अन्य नाम उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के अन्य नाम, मतलब इनको कहां किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम बात करें कि हमारा जो क्षेत्र है, जैसे आपको पता है ये क्या है, हमारा भारत है, इसके आसपास जो महासागर है वो कौन सा है, आप सबको पता है कौन सा है, हिंद महासागर। अकेला भारत ही नहीं, हिंद महासागर जिन जिन देश के पास लगता है, तो इस हिंद महासागर में जो चक्रवात बनते हैं उसको क्या कहते हैं, इसको चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं, चक्रवात के नाम से ही जानते हैं। हिंद महासागर के आसपास जो भी देश हैं उन सभी देशों के अंदर किस नाम से जानते हैं, चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, हिंद महासागर, हिंद
महासागर। और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं भारत, हम भारत में हैं तो भारत को, और जो भी देश है जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, जो भी हम बात करें वहां पर भी क्या है, चक्रवात कहा जाता है। तो हिंद महासागर में हम क्या कहेंगे इसे, चक्रवात। क्या कहेंगे, हिंद महासागर में साइक्लोन ही कहा जाता है, चक्रवात ही कहा जाता है। अब हम बात करें हिंद महासागर के बाद दूसरी मैं बात करूं तो क्या, यूएसए। क्या दूसरी बात क्या है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और यूएसए में या कह सकते हैं हम क्या, पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह। तो यहां क्या कहा जाता है, यहां इनको कहा जाता है क्या, यहां कहते हैं क्या, हरिकेन। क्या कहते हैं, हरिकेन। क्या नाम देते हैं, हरिकेन। यूएसए या पश्चिमी द्वीप समूह है या कैरिबियन सागर की मैं बात करूं तो वहां क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं, या क्या, कैरिबियन सागर। तो क्या है, कैरिबियन सागर या पश्चिमी द्वीप समूह यूएसए के पास क्या है, हरिकेन कहा जाता है। क्यों, यूएसए में जो आते हैं उसे क्या कहते हैं, हरिकेन। एक और यूएसए में एक और नाम से जानते क्या, यूएसए या मेक्सिको की खाड़ी की बात कर सकते हैं, तो वहां पर आते हैं क्या, मेक्सिको की खाड़ी। यहां पर एक और आता है जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टोर्नेडो। क्या कहते हैं, टोर्नेडो। ये बहुत ही खतरनाक होता है भी, टोर्नेडो। टोर्नेडो आता है, ये कीप के आकार का होता है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयंकर, विनाशकारी। ये क्या है, इस प्रकार शुरू होता है और ऊपर जाकर ये बढ़ता जाता है कीप की तरह, इस प्रकार का होता है। ये क्या है, टोर्नेडो है। कहां आता है, यूएसए या मेक्सिको की खाड़ी में आता है और बहुत ही विनाशकारी होता है। मूवी वगैरह में आपने बवंडर देखा होगा, भयंकर, बहुत ही विनाशकारी। वो कौन सा होता है, टोर्नेडो। तो टोर्नेडो कहां है, यूएसए या मेक्सिको की खाड़ी में बनता है। उसके बाद एक आपको देखने को मिलेगा क्या, टाइफून। क्या है, टाइफून। टाइफून कहां है, दक्षिणी चीन सागर जो है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस वाली साइड जो चीन है हम बात करें तो उसमें क्या है, टाइफून। तो यहां लिख देता हूं क्या, दक्षिणी चीन सागर। और दक्षिणी चीन सागर में क्या नाम है, तो यहां नाम है क्या, टाइफून। लिखेंगे क्या, टाइफून, टाइफून। तो टाइफून कहां है आपसे पूछा जा सकता है, तो दक्षिणी चीन सागर में क्या कहते हैं, टाइफून। जापान में क्या कहते हैं, तो जापान में कहते हैं टेफर या टेफू। जापान, तो जापान में क्या कहते हैं, जापान में कहते हैं क्या, टेफर या टेफू। लिखेंगे टेफर या क्या कहते हैं, टेफू, टेफू। क्या कहते हैं, टेफू। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया। कहां, ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत बार पूछा गया, अभी कंपटीशन एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया वाला बहुत बार पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। क्या, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, विली विलीज या विली विली भी मिलेगा। क्या कहते हैं, विली विलीज। ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं, विली विलीज के नाम से जानते हैं। ठीक है। और एक आपको मिलेगा क्या, फिलीपींस में। फिलीपींस में क्या कहते हैं, फिलीपींस, फिलीपींस। तो फिलीपींस में कहते हैं क्या, बेंगुई। क्या कहते हैं, बेंगुई या बांगुई लिख सकते हैं। तो क्या कहते हैं, बांगुई। ये आप याद रखेंगे, फिलीपींस में बांगुई, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, जापान में टेफर या टेफू, दक्षिणी चीन सागर में टाइफून, यूएसए या मेक्सिको की खाड़ी में टोर्नेडो, यूएसए या द्वीप समूह या कैरिबियन सागर में हरिकेन, हिंद महासागर में क्या, चक्रवात के नाम से जानते हैं। और इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना, चक्रवातों में प्रश्न यहां से 80% यहां से ही पूछे जाते हैं। चक्रवातों के प्रश्न यहां से ही आते हैं, अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहां से मैं कह रहा हूं, यहां से प्रश्न बनते हैं, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। चक्रवातों में अगर प्रश्न बनेंगे तो यहां से बनने के बहुत ज्यादा चांस है। आपको एक तरफ चक्रवातों के नाम दे देगा और दूसरी तरफ आपको क्या कर देगा, ये जगह दे देगा। और आपको मिलाना है, किस प्रकार आप इनको मिलाएंगे कि कौन से देश में किस नाम से जाने जाते हैं। या हो सकता है महासागर पूछ सकता है, हिंद महासागर जैसे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, इस प्रकार भी आपको याद होना चाहिए। आपको पता है ये वाला क्षेत्र है यूएसए का, तो ये क्या है, अटलांटिक महासागर की ओर है। आपको पता है कि ये हिंद महासागर की ओर है, ये प्रशांत महासागर की ओर है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा डीप जाएगा तो वो महासागरों से भी पूछ सकता है। तो ये आपने जान लिया। अब हम अच्छे से जानेंगे, क्या लिखेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति। लिखें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होगी, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति उसको समझेंगे। लिखें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति, और यह समझना है कि ये बनते कैसे हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति, चक्रवातों की उत्पत्ति।
उत्पत्ति, ये समझना बस। इसमें होता है क्या, इसमें यही होता है कि ये कोई हमने कहा कि ये बनते कहाँ हैं, तो ये बनते हैं बेटा कहाँ, ये बनेंगे कहाँ, ये कोई क्या है, कोई महासागर है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है भाई। अगर आपने विश्वास जताया है क्लास पे तो आज आप उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अभी जो पीछे दशाएं बात की थी वो दशाएं याद करते रहना और फिर क्या है हमें जान लेंगे। ये क्या है, कोई महासागर, क्या है, महासागर। मैं यहां लिख देता हूं क्या, महासागर, महासागर। अब इस महासागर के ऊपर क्या होना चाहिए, सबसे पहले इस महासागर का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। पर एक बात बताओ, जो महासागर होते हैं उनके अंदर सभी जगह एक जैसा टेम्परेचर नहीं हो सकता। क्यों, बहुत से रीजन है। हो सकता है महासागरों की लवणता में अंतर हो, या सबसे बड़ी बात महासागरों की गहराई भी होती है। कहीं महासागर बहुत ज्यादा गहरे हो सकते हैं तो कहीं महासागर बहुत ज्यादा उथले हो सकते हैं। उथले का मतलब कम गहरे, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे ये कोई महासागर है, यहां तक इस महासागर की गहराई यहाँ है और यहाँ क्या है, इसकी सिर्फ इतनी है, ये नीचे स्थल भाग आ गया तो यहाँ इतनी है। अब सूर्य का प्रकाश दोनों में सेम प्रकार से आ रहा है तो ये गहरा ज्यादा होने की वजह से लेट गर्म होगा और ये कम गहरा होने की वजह से जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ मान के चलो यहाँ 27 डिग्री टेम्परेचर हुआ और यहाँ 29 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो बस यही तो चाहिए, क्या एक जगह टेम्परेचर कम हुआ, एक जगह टेम्परेचर कम, एक जगह टेम्परेचर ज्यादा। और जैसे ही जिस जगह पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वही क्या है, चक्रवात की मैंने कंडीशन होगी। अब जैसे ही टेम्परेचर अधिक होगा तो यहां से हवाएं गर्म होकर कहां उठेंगी, ऊपर उठेंगी। यहां से हवाएं गर्म होकर कहां उठेंगी, ऊपर उठेंगी। और जैसे ही ऊपर उठेंगी तो यहां पर जगह खाली हो जाएगी और खाली होने से यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, यहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और हमें चक्रवात के लिए महत्वपूर्ण चाहिए क्या, यही चाहिए क्या, लो प्रेशर। तो यहां पर जैसे ही हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी, ऊपर उठने से क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। और लो प्रेशर होने से ही क्या है, यहां पर चक्रवातों का निर्माण होगा। क्योंकि जैसे ही लो प्रेशर होता है तो आसपास की हवाएं क्या है, इस लो प्रेशर को भरने के लिए उसकी ओर भाग कर आती हैं। ठीक है, यहां जैसे क्या हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हुआ और यहां से क्या है, फिर हवाएं इसकी ओर आएंगी और इसकी ओर जैसे ही आएंगी तो यहां आकर गर्म होगी और वापस इस क्षेत्र में ऊपर उठनी शुरू हो जाएंगी। और इस क्षेत्र में ऊपर उठेंगी, उठकर क्या होगा, इन हवाओं का अपसरण होगा। ऊपर उठती हुई हवाएं क्या है, अपसरण होगा और अपसरण होके कुछ दूरी पे क्या होगी, ये नीचे वापस अवतलित होगी और फिर यहां से इधर की ओर आएंगी और इधर फिर वापस ये एक चक्कर चलता रहेगा। समझे कैसे, यहां पर क्या हुआ, यहां पर टेम्परेचर क्या है, किसी भी वजह से महासागरों में एक जैसा टेम्परेचर नहीं होता, कहीं ज्यादा कहीं कम। समझे क्यों, कहीं हो सकता है वो कम गहरे और कहीं हो सकता है वो ज्यादा गहरे हो। तो ज्यादा गहरे हैं तो गर्म होने में टाइम लगेगा। जब इसका टेम्परेचर 29 हुआ तो इसका 27 ही हो पाया। ये उदाहरण है, आप यहाँ 30 कर लो या 28 कर लो या 27 कर लो, 26 कर लो, मतलब एक जगह टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देंगी और जैसे ही हवाएं ऊपर उठना शुरू करेंगी तो उस क्षेत्र में हवाओं के ऊपर उठने से वो क्षेत्र खाली हो जाएगा और खाली होते ही वो क्या है, लो प्रेशर का केंद्र बन जाता है। और लो प्रेशर का केंद्र बनने से आसपास की हवाएं क्या है, इधर क्या है, इस प्रेशर को यानी इस जगह को, खाली जगह को भरने के लिए दौड़ती है। और जब यहां से आएगी तो महासागरों के ऊपर गर्मी के कारण ये भी गर्म होगी और गर्म होने से इस क्षेत्र में आकर वापस ऊपर उठना शुरू हो जाती है, गोल गोल घूम रही होती है। इसकी वजह से क्यों, क्योंकि क्या काम कर रहा है, कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल के कारण ये क्या है, गोलाई में घूमना शुरू कर देती है और इससे जो चक्रवात बनते हैं वो बनते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे बनते हैं आपको समझ आया। यहाँ पर हवाएं आई और हवाएं आने के बाद इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अभी तो नॉर्मल रूप से, थोड़ा डीपली समझेंगे हम इसको कि कैसे, कहाँ से ऊर्जा मिलती है, क्या चीज है। अभी सिर्फ आपको इतना समझ आना चाहिए कि बनता कैसे है। जैसे आपने कहा इस महासागर पर यहाँ टेम्परेचर कितना है, यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ कितना है, यहाँ टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 29 डिग्री सेल्सियस है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर महासागर थोड़ा क्या है, उतला है, यानी थोड़ा सा कम गहराई का है। और यहाँ पर महासागर जैसे यहाँ से मैंने कर दिया बस इतना ऐसा ही महासागर है। ये नीचे फिर क्या है, स्थल भाग है। ये क्या है, ये स्थल भाग है। या यहाँ पर तो ये क्या है, जल्दी गर्म हो गया, बस इतना ही तो चाहिए। जैसे ही टेम्परेचर गर्म होगा तो यहाँ की हवाएं क्या होगी, यहाँ की हवाएं अब ऊपर उठना शुरू कर देंगी। यहाँ की हवाएं क्या होगी, अब ऊपर उठना शुरू कर देगी, देखते जाना। अब जैसे ही ऊपर उठेगी तो यहाँ पर क्रिएट हो गया क्या, लो प्रेशर। और लो प्रेशर क्रिएट होने से ये जो क्षेत्र है
यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं क्या, चक्रवात की आंख। क्या कहते हैं, चक्रवात की आई कहते हैं। इस क्षेत्र के अंदर लो प्रेशर को क्या कह देंगे हम, चक्षु या चक्रवात की आंख। क्या कहेंगे, चक्रवात की आंख। इसी चक्रवात की आंख से क्या है, हवाएं, अब जैसे ये लो प्रेशर हो गया तो हवाएं ऊपर उठना शुरू हो गई और इसके आसपास की हवाएं क्या है, इस लो प्रेशर को भरने के लिए क्या है, इसकी ओर दौड़ेंगी और इसकी ओर दौड़ेंगी तो इस चक्रवात के यहाँ कोरियोलिस बल, कौन सा बल होगा, अब कोरियोलिस बल हमें पता है, क्योंकि कोरियोलिस बल के बिना तो बन ही नहीं सकता। और जैसे ही यहाँ दौड़ेगी कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं क्या कर देगी, घूमना शुरू कर देंगी। कैसे, इस क्षेत्र के बाहर बाहर, इस क्षेत्र के बाहर बाहर क्या कर देंगी, ये हवाएं इस प्रकार घूमती हुई ऊपर की ओर बढ़ेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार जब ये घूमती हुई, ये दिख नहीं रहा मार्कर, तो दोबारा हम क्या है दूसरे मार्कर से लिख देते हैं। देखना, ये हवाएं क्या है, इस क्षेत्र के चारों ओर क्या करेंगी, घूमना हुआ शुरू कर देगी। तो इस क्षेत्र के चारों ओर घूमेगी, देखना इस प्रकार, जैसे ये इस प्रकार घूमेगी और ये क्या है, इस प्रकार घूमती हुई ऊपर की ओर जाएगी। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है क्या, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र कहलाता है क्या, चक्रवात की आंख या चक्षु कहलाता है। जैसे हवाएं ऊपर बढ़ेंगी, ऊपर बढ़ने के साथ क्या होगा, हवाओं का अपसरण होगा। यहां से आती हुई हवाएं इधर जाएंगी और इधर जाएंगी, तो ऊपर क्या होगा, हवाओं का अपसरण होगा। क्या होगा, अपसरण होगा। अब मेन बात कि ये चक्रवात जो है वो कैसे आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, कैसे और बड़े होते जाएंगे, तो इसके लिए आपको जानना होगा, एक महत्वपूर्ण चीज है क्या, संघनन की गुप्त ऊष्मा। संघनन की गुप्त ऊष्मा, ये क्या होता है सर, संघनन की गुप्त ऊष्मा? संघनन की गुप्त ऊष्मा मैंने पहले भी बताई थी आपको, एक बार फिर बना देता हूं। जल वाष्प जब क्या है बादलों में परिवर्तित होता है, मतलब बूंदों में परिवर्तित होता है, तो उसमें जो ऊष्मा थी वो बाहर निकलती है, और जो बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, संघनन की गुप्त ऊष्मा। जैसे आपको पता है, यहां से जल जब उठा, गर्म हवा थी, उस गर्म हवा ने पावर लगाकर, शक्ति लगाकर उस नमी को ग्रहण किया, और जैसे ही ऊपर बढ़े तो वो ठंड के कारण वो नमी क्या है, बूंदों में बदलेगी, और जिससे बादल बनेंगे, और उससे क्या है, जो छुपी हुई ऊष्मा थी वो बाहर निकलेगी, और जब छुपी हुई ऊष्मा जब बाहर निकलेगी वो क्या है, उसे ही कहते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा। तो जितनी ज्यादा संघनन की गुप्त ऊष्मा होगी उतने ही भयंकर क्या होते हैं, चक्रवात बनते हैं। तो अब आपको एक प्रश्न समझ आया क्या, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऊर्जा कहां से मिलती है, तो आपका आंसर होगा क्या, संघनन की गुप्त ऊष्मा। संघनन की गुप्त ऊष्मा, यानी संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या है, संघनन की गुप्त ऊष्मा ये है कि जब ये हवाएं ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने से क्या होगा, ये जलवाष्प क्या है, बादलों के रूप में परिवर्तित होगा, और जैसे ही बादलों के रूप में परिवर्तित होगा तो निकलेगी क्या, संघनन की गुप्त ऊष्मा। और संघनन की गुप्त ऊष्मा से ही क्या होगा, यहाँ की आसपास की हवाएं, क्योंकि ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा कैसी होगी, ऊष्मा गर्म ही होती है, जैसे ही ऊष्मा निकलेगी तो यहाँ की हवाएं और ज्यादा गर्म होगी, और ज्यादा गर्म होगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऊर्जा होगी गर्म होने से। अब जैसे ही ऊर्जा होगी तो वो नीचे की हवा को और खींचेगी, नीचे की हवा को और ऊपर खींचेगी। कैसे, आपने समझा कि सर यहां अगर ऊष्मा हो रही है, संघनन की गुप्त ऊष्मा ऊपर है, तो यहां जब ऊपर संघनन की गुप्त ऊष्मा होगी तो वो नीचे कैसे असर करेगी, तो देखो ऐसे असर करेगी कि इस प्रकार, जैसे आप समझे कि यहां से कोई व्यक्ति, ऐसे समझे कि कोई सीढ़ी के द्वारा कोई व्यक्ति छत पे जा रहा है, और ये छत है, यहां से कोई व्यक्ति सीढ़ी, ये सीढ़ी है, इसके द्वारा छत पे जा रहा है, और छत पे जा रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये छत पे जा रहे हैं, छत पे जाते ही जैसे कोई चीज है वो इसको क्या कर रही है, बाहर फेंक रही है, ये फेंक रही है ना, अपसरण हो रहा है, इसी प्रकार बाहर फेंक रही है, तो यहाँ पर जगह खाली होगी तो ये लोग खुश होते हैं कि चलो हमें भी ऊपर जाने के लिए जगह मिली, और जैसे ही ऊपर और गए तो ये भी फेंक रही है। तो अब ऊर्जा तो ऊपर काम कर रही है बाहर फेंकने का, मतलब अपसरण हो रहा है संघनन की गुप्त ऊष्मा के कारण। अपसरण क्यों हो रहा है, क्योंकि संघनन की गुप्त ऊष्मा निकल रही है, गुप्त ऊष्मा के कारण हवा गर्म है, और गर्म होने की वजह से वो इन हवाओं को अपसरित कर रही है, और अपसरित करने से ये जगह खाली होती जा रही है, और ये जगह खाली होने की वजह से ये नीचे वाली जो है ये ऊपर की ओर तेजी से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, क्यों, क्योंकि ये जब तेजी से ऊपर की ओर बढ़ेंगी तभी तो यहाँ पर क्या है, ये जगह खाली होगी, और ये खाली होगी तो इधर वाली हवाएं और तेज गति से आएंगी, और तेज गति से आएंगी, ये ऊपर जाएंगी, ये इधर फैलेंगी, ये और तेज गति से, तो ये एक चक्कर बन जाता है, और इस चक्कर को ही हम क्या कहते हैं, चक्रवात। तो संघनन की गुप्त ऊष्मा से ये चक्रवात बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब क्या है, और ऊपर हवा आ रही है, जैसे जैसे जलवाष्प जितना ही ऊपर आएगा वैसे ही ये क्या है, बड़ा होता जाएगा, और ये चक्रवात जैसे जैसे बड़ा होगा उसे लिए कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होता है उनका जो व्यास होता है,
उनका व्यास कितना होता है? इनका व्यास लगभग मान के चलो 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। कितना होता है? 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर इनका व्यास होता है, मतलब ये इतने बड़े होते हैं। पर ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से बड़े नहीं होते। कल हमने कहा था उष्ण कटिबंध की बजाय शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो बड़े होते हैं, पर ये 80 से 300 किलोमीटर इनका व्यास होता है और इनकी चलने की गति बहुत ज्यादा तेज होती है। इनकी गति में बात करूं तो 60 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चलते हैं। बहुत ज्यादा इनकी गति होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय की बजाय शीतोष्ण सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ही चलते हैं। ये 1 घंटे में 120 किलोमीटर पार कर जाते हैं, इतनी तेज गति होती है। तो सोचो ये कितने विनाशकारी होते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत ज्यादा विनाशकारी भी होते हैं। कैसे बनते हैं समझ आया? आपसे कोई पूछे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का ऊर्जा कहां से मिलती है, तो संघनन की गुप्त ऊष्मा से। संघनन की गुप्त ऊष्मा का मतलब यहां से जो ऊर्जा लेकर चले थे वो ऊर्जा क्या होगी, यहां पर जाकर जैसे ही बादलों का निर्माण हुआ तो इससे संघनन की गुप्त ऊष्मा निकली, और संघनन की गुप्त ऊष्मा ने क्या किया, यहाँ की हवा को और ज्यादा गर्म किया। और ज्यादा गर्म करने से क्या होगा, अब ये हवाएं क्या है, नीचे से और ज्यादा जलवाष्प को खींचेगी, और जैसे जैसे और ज्यादा जलवाष्प होगा, यानी भाप, जलवाष्प का मतलब भाप, तो यहाँ पर भाप ही जो है वो क्या कर रही है, इस चक्रवातों को चलाने का काम कर रही है। और ये भाप किससे हो रही है, संघनन की गुप्त ऊष्मा से। क्यों? क्योंकि संघनन की गुप्त ऊष्मा जैसे निकलेगी वैसे ही गर्म होगा, और जैसे ही गर्म होगा तो क्या होगा, ये और बड़ा चक्रवात होता जाएगा, और ज्यादा यहाँ से जल उठाएगा, और ज्यादा जल उठाएगा तो इसमें और ज्यादा नमी की मात्रा होगी, और ज्यादा बादल बनेंगे, और फिर और ज्यादा वर्षा होगी। तो समझ गए? बस एक बात याद रखनी है, इन चक्रवातों में जो वर्षा होती है वो इस चक्षु या चक्रवात की आंख के बाहर होती है, यानी इस क्षेत्र में वर्षा होती है और यही बादल बनते हैं। इस क्षेत्र में बादल नहीं बनते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवा आ रही है, और हवा आकर क्या हो रही है, अपसरित हो रही है, इस क्षेत्र को खाली रखती है। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र को क्या है, खाली रखा जाता है। तो इस क्षेत्र में चक्षु में क्या होता है, एक तो लो प्रेशर होता है, एक क्या होता है, यहाँ पर हवाएं क्या होती हैं, बिल्कुल शांत, मतलब यहाँ पर हवा होती नहीं, क्या कर देती है, वो फैला देती है, अपसरण इस क्षेत्र को खाली रखती है। और जब यहाँ पर हवाएं नहीं होगी तो क्या नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे। तो बादल बनते कहाँ है, आपको याद रखना है, बादल वगैरह जो निर्माण है, वर्षा वगैरह है, वो चक्षु के बाहर होती है। तो इसे कहते हैं चक्षु की भित्ति। क्या कहते हैं? चक्षु की भित्ति या चक्षु की दीवार, चक्षु की भित्ति। तो ये चक्षु की भित्ति है, ये क्या है, ये हवाएं जिस प्रकार यहाँ आएंगी, यहाँ आकर ये क्या करेंगी, गर्म होंगी, और गर्म होने से यहीं से वापस उड़ जाएंगी। अगर यहाँ पर वर्षा होगी, यानी यहाँ बादल बन गए, और यहाँ बादल बनने से अगर चक्षु में वर्षा हो गई तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने से यहाँ प्रेशर है वो लो प्रेशर नहीं रहेगा, और चक्रवात वहीं खत्म हो जाएंगे। तो अब समझे, ये महासागरों से जैसे ही महाद्वीपों पर आते हैं तो यहाँ इनको नमी या भाप नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से नमी या भाप नहीं मिलने से इनको ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलने के कारण उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की समाप्ति हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा 27 डिग्री टेम्परेचर क्यों चाहिए, हवाओं का ऊपर उठने के लिए। महासागरों पर क्यों चाहिए, नमी होनी चाहिए। फिर हमने कहा कोरियोलिस बल क्यों चाहिए, इसको गोल गोल घुमाने के लिए चाहिए। समझ गए? आरटीसीजेड का स्थानांतरण क्यों चाहिए, निम्न दाब के लिए, प्रेशर के लिए, ठीक है। फिर हमने कहा कि एक जो और क्या, कोरियोलिस बल, गर्म व आर्द्र वायु, यानी गर्म होगी तभी इसमें भाप होगी, क्योंकि नमी होगी, इसीलिए चाहिए। जैसे ये महाद्वीपीय भागों में यहाँ पहुंचेंगे, महाद्वीपीय भागों में पहुंचने पर हवा तो गर्म हो सकती है, लेकिन नमी नहीं होने से संघनन की गुप्त ऊष्मा नहीं होगी। संघनन की गुप्त ऊष्मा नहीं होगी तो इनको ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ये चक्रवात क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे बने, यहाँ पर क्या लो प्रेशर होते हैं, चक्षु या चक्रवात की आंख कहते हैं, ऊपर जाकर हवाओं का अपसरण होगा, अपसरण होने से ये हवाएं क्या है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बाहर की जो भित्ति है वहां पर बादल बनेंगे, और बादल बनने से यहाँ पर वर्षा होगी। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, चक्षु की भित्ति पर। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, चक्षु में, यानी चक्रवात की आंख में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवाएं शांत, बादल नहीं बनते, और यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। जब यहाँ पर वर्षा हो जाएगी तो ये क्या है, चक्रवात खत्म हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चक्रवातों में कहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है या होती नहीं, तो चक्षु में या चक्रवात की आंख में। सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो चक्रवात की भित्ति या दीवार पर। भित्ति को दीवार भी कह सकते हैं, चक्रवात की दीवार पर सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यहीं पर बादल निर्माण होते हैं। और आपसे एक पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन से बादल बनते हैं, तो यहाँ पर बनते हैं कौन से, कपासी वर्षा मेघ। कौन से बादल बनते हैं, कपासी वर्षा मेघ बनते हैं। कौन से, कपासी वर्षा मेघ। कुंभलो निम्बस बादलों का निर्माण होता है। कौन से बादलों का, कुंभलो निम्बस बादलों का निर्माण होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुंभलो निम्बस।
आपसे पूछा जा सकता है कौन से बादलों का निर्माण होता है, कुमुलोनिम्बस, क्योंकि वर्षा करवाएंगे यहाँ से जलवाष्प खूब लेके गए हैं, जितना जलवाष्प उतनी वर्षा। तो कौन से बादल, कुमुलोनिम्बस बादलों का कपासी वर्षा मेघ का निर्माण होगा। वर्षा चक्षु की भित्ति पे होगी, चक्षु की आंख या चक्रवात की आंख या चक्षु में वर्षा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बादल नहीं बनते, हवाओं का ऊपर जाके अपसरण होना जरूरी है। हवाएं जब ऊपर जाकर अपसरण होगी तभी क्या है, ये क्या है, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे उतरेंगी, और नीचे ऐसे क्षेत्र से क्या है फिर वापस ये इस प्रकार कुछ क्षेत्र में जाकर नीचे उतरेंगी, और नीचे उतरकर वापस इस क्षेत्र की ओर आएंगी। यहाँ लो प्रेशर, तो यहाँ कैसा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएंगी। यहाँ कर गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठेंगी, ऊपर उठकर वापस अपसरण होगा। ये यहाँ पर ठंडी होने से संघनन होगा, बादल बनेंगे, वर्षा होगी, पर चक्षु में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये गर्म हवा के कारण ऊपर जा रही है, अपसरण होने के कारण ये क्षेत्र एकदम खाली रहता है पाइप की तरह। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, घर में आप कोई चीज को गोल गोल घुमाना, जैसे बाल्टी है उसमें जल है, उसको ऐसे गोल गोल घुमाना तो आसपास का जल घूमेगा, बीच का क्षेत्र है वो आपको खाली नजर आएगा। जैसे वॉशिंग मशीन में आपने कभी देखा होगा, वॉशिंग मशीन देखना, जो कपड़े सुखाने वाला होता है वॉशिंग मशीन में, उसको कभी देखना, कपड़े सूखने के बाद खोल के देखना तो उसके आसपास भित्ति से जो है कपड़े चिपके मिलेंगे, बीच का क्षेत्र आपको एकदम खाली मिलेगा। क्यों? वैसा ही होता है कि जैसे हवाएं गोल घूमने के कारण ये इसके बार बार रहती है, भित्ति रहती है, और अंदर क्या है, अंदर का क्षेत्र एकदम खाली रहता है, और इसी क्षेत्र से ऊर्जा मिलती है। जलवाष्प ऊपर की ओर जाता है भाप के रूप में, और जैसे ही स्थल भाग में आएगा तो इसको नमी मिलनी बंद हो जाएगी, नमी मिलनी बंद आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर संघनन की गुप्त ऊष्मा नहीं निकलेगी, संघनन की गुप्त ऊष्मा नहीं निकलेगी तो यहाँ पर क्या है, ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ये क्या है, 100 से 200 किलोमीटर के अंदर क्या है, स्थल भाग पर वर्षा वगैरह करवाकर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की चलने की दिशा क्या है? तो आपको आशा करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, पहले सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कैसे बनते हैं। हमने कहा सबसे पहले कोई महासागर है, उस महासागर पर पूरे महासागरीय क्षेत्र में एक जैसा तापमान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई महासागर गहरा हो सकता है कोई जगह, और कोई जगह पर उथला हो सकता है, यानी संकरा या उथला यानी कम गहरा। तो जिसकी वजह से यहाँ अगर 27 डिग्री टेम्परेचर होगा तो इसकी बजाय यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा होने से यहाँ की हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो ये क्षेत्र खाली हो जाएगा, यानी लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर होने से बाहर की हवाएं क्या है, इसकी ओर आएंगी, और इसकी ओर हवाएं अगर आएंगी तो कोरियोलिस बल के कारण ये गोल गोल घूमना शुरू कर देंगी। यहाँ आएंगी, गर्म होंगी, गोल गोल घूमेंगी, ऊपर उठेंगी, और जैसे ही ये ऊपर उठेंगी तो ऊपर जाने के बाद हवाओं का अपसरण हो जाएगा, क्योंकि हल्की हवा ऊपर जाती है, तो हमने पहले ही पढ़ रखा है पवनों के टॉपिक में बहुत बार कि जैसे ही हल्की हवा ऊपर जाती है ऊपर जाकर अपसरण हो जाता है। तो जैसे ही हवाओं का अपसरण होता है तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, संघनन की क्रिया होगी, क्योंकि संघनन की क्रिया होगी तो क्या निकलेगी, संघनन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि जलवाष्प जो वो जल में बदलने जा रहा है, बादलों में बदलेगा, तो इससे क्या है, संघनन की गुप्त ऊष्मा निकलेगी, और जितनी ज्यादा मात्रा में संघनन की गुप्त ऊष्मा निकलेगी तो आसपास की वायु और ज्यादा गर्म होगी, और ज्यादा गर्म होगी तो और ज्यादा अपसरण होगा, गर्म होगी वायु तो और ज्यादा अपसरण होगा, और ज्यादा अपसरण होगा तो इसका क्या होगा, आकार बढ़ेगा। अपसरण का मतलब होता है फैलना, ये बात जानते हो ना, अपसरण का मतलब क्या होता है, फैलना। हवाएं जैसे जैसे यहाँ पे संघनन हुआ, गुप्त ऊष्मा निकली है और फैल गया, और यहाँ पर जैसे ही संघनन की गुप्त ऊष्मा बढ़ती जाएगी तो नीचे से और ज्यादा जलवाष्प को ये खींचती जाएंगी। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक छत है जिसके ऊपर लोग जा रहे हैं और यहाँ पर कोई चीज है जो इसको बाहर धकेल रही है, जैसे अपसरण हो रहा है, यहाँ पर संघनन की गुप्त ऊष्मा है जो बाहर धकेल रही है, उसी प्रकार बाहर धकेल रही है, और ये जगह खाली दिखती है, नीचे वाले लोग और जल्दी आएंगे और ये और बाहर धकेलेगी, तो ये आकार और ज्यादा बढ़ता जाएगा। कितना, 80 से 300 किलोमीटर तक व्यास इसका हो सकता है, यानी कितना बड़ा ये हो सकता है, तो 80 से 300 किलोमीटर। और ये जैसे ही भाप ज्यादा मिलेगी तो भाप इंजन की तरह काम करेगा, गति इसकी और तेज होगी। कितनी तेज होगी, तो 60 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 120 किलोमीटर तक ये जा सकता है। तो ये बहुत ही भयंकर होता है। उसके बाद ये जो क्षेत्र होगा इसे हमने लो प्रेशर वाले क्षेत्र को कह दिया क्या, चक्षु या चक्रवात की आंख। इस क्षेत्र में हवाएं शांत होती हैं, बादल नहीं बनते, और क्यों, अपसरण हो जाता है, यहाँ पर क्या है, हवाएं रहती नहीं, और जब हवाएं नहीं रहेंगी तो यहाँ पर क्या है, बादलों का निर्माण नहीं होगा। जबकि बादल बनते कहाँ है, चक्षु की भित्ति या चक्षु की दीवार पे बनते हैं, और वहां पर खूब वर्षा ये करवाते हैं। तो समझ गए, ये इसीलिए। और फिर कुछ समय के बाद, वर्षा होने के बाद ये हवाएं क्या है, नीचे की ओर उतरेंगी। नीचे की ओर उतरती हुई हवाएं संकुचन के कारण गर्म होती है, और ये हवाएं जैसे नीचे उतरेंगी तो इस क्षेत्र में आकर क्या है, यहाँ के क्षेत्र को अवतलित हवा इस क्षेत्र के प्रेशर को बढ़ा देगी, क्योंकि यहाँ पर हवा और ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ पर बढ़ी हुई हवा क्या देखेगी, लो प्रेशर की किधर खाली हो रही है, वापिस लो प्रेशर की ओर दौड़ना शुरू कर देगी। और जैसे ही लो प्रेशर की ओर आएंगी वापिस वही प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी, यहाँ से हवाएं गर्म होकर वापिस ऊपर
उठेंगी, वापस अपसरित होगी, वापस नीचे उतरेगी, फिर लो प्रेशर की। तो ये एक चक्कर चलता रहेगा। पर ये क्या है, ज्यादातर टाइम के लिए स्थिर रहते हैं, पर थोड़े थोड़े ये धीरे धीरे समय के साथ आगे भी बढ़ते हैं। तो इनके आगे बढ़ने की जो दिशा है वो क्या होती है, तो चक्रवात जो है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये कार्य करते हैं। यानी यहां बना है तो अब ये इधर की ओर चलेगा, पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगा। जैसे भारत की मैं बात कर लूं, आप सबको पता है ये हमारा भारत है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो इस बंगाल की खाड़ी में यहां पर अगर चक्रवात बन गया तो ये चक्रवात क्या करेगा, ये चक्रवात आपने जाना कि ये चक्रवात अगर, हाँ, ये भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में, तो इसकी दिशा उल्टी हो जाएगी। कैसे, इस प्रकार, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अब ये चक्रवात क्या करेगा, इधर की ओर चलेगा, और इधर की ओर जैसे जैसे, यानी ये पूर्व है ये पश्चिम है, ठीक है, तो इस प्रकार चलेगा, पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगा। और जैसे जैसे चलेगा ये चलता चलता जैसे इस तटीय भाग से टकराएगा तो यहाँ पर वर्षा कराएगा। इसीलिए पूर्वी तटों पर वर्षा ज्यादा होती है। क्यों, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां से कहां, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, और पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते ये साथ में मुड़ भी जाते हैं। तो मुड़ते कहां, ये उत्तर की ओर मुड़ते हैं, उत्तर की ओर, यानी उत्तर की ओर। तो कभी कभी ये क्या है, मुड़कर यहाँ पूर्वी तटों के साथ साथ म्यांमार वाले क्षेत्र में भी, यहाँ पर पश्चिम बंगाल म्यांमार क्षेत्र में भी वर्षा करवा देती है। क्यों, क्योंकि ये पश्चिम की ओर तो चल रहे हैं, उत्तर की ओर साथ साथ मुड़ रहे हैं। हमने शीतोष्ण में पढ़ा था क्या, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, जबकि उष्ण कटिबंध में ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं और उत्तर की ओर मुड़ते हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में वर्षा होती है। और कुछ क्षेत्र के बाद इनको क्या है, नमी नहीं मिलती, तो ये 100 या 200 किलोमीटर के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये था आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब इनको अच्छे से लिखेंगे, लिखो। सबसे पहले लिखेंगे, आपको एक एक चीज बता दी। आपसे कोई पूछ ले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऊर्जा कहां से मिलती है, तो आप क्या बताएंगे, इनको ऊर्जा मिलती है कहां से, इनको ऊर्जा मिलती है किस चीज से, तो आपने बताया इनको ऊर्जा मिलती है संघनन की गुप्त ऊष्मा से। आपको कोई कहे कि इनसे कौन से बादलों का निर्माण होता है, तो आपका आंसर होगा कपासी वर्षा मेघ या कुमुलोनिम्बस मेघ। आपसे पूछ ले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो आपका आंसर रहेगा चक्षु या चक्रवात की आई या आंख में। आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो चक्रवात की भित्ति या चक्षु की भित्ति होती है या दीवार होती है, वहां वर्षा होती है। तो समझ गए। आपसे एक एक प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले आप डायग्राम बना लें, पहले आप डायग्राम बनाए क्या, लो प्रेशर, और इस लो प्रेशर की एक क्या बना लें, इस प्रकार एक दीवार बना लें, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, ये लिखें क्या, इसको कहते हैं क्या, लिखें चक्रवात की आंख। क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख, या इसको ब्रैकेट में लिख ले क्या, चक्षु, ठीक है, चक्रवात की आंख। और यहां लो प्रेशर, और इधर क्या है, हाई प्रेशर, और इधर भी क्या है, हाई प्रेशर, इधर भी क्या है, हाई प्रेशर। और ये सारा कैसा भाग है, ये जलीय भाग है। कैसा भाग है, ये जलीय भाग है। और इस जल भाग पे क्या है, हाई प्रेशर। तो अब हवाएं किधर से किधर चलेंगी, इन हवाओं को हम ऐसे दर्शाएंगे, कैसे, इस प्रकार, ये हवाएं इस प्रकार आएंगी। एक एक चीज को अच्छे से समझे, हवाएं इस प्रकार आएंगी। अब कोरियोलिस बल के कारण ये घूमना शुरू कर देंगी, तो ये किस प्रकार घूमेंगी, ये हवाएं इस प्रकार शुरू से कम क्षेत्र में आगे से आगे ये वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका चक्रवात हो गया, ठीक है। तो ये चक्रवात, तो ये आपका चक्रवात। अब इसमें ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये क्या है, बीच का जो क्षेत्र है, ये आपका क्या है, ये है क्या, चक्रवात की आंख या चक्षु। और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये वाली जो चीज है, ये क्या है, चक्षु की भित्ति, चक्षु की भित्ति या दीवार, क्या है, चक्षु की दीवार। और यहीं बादल बनेंगे और यहीं क्या होगा, निर्माण होगा। और ये वाला जो बीच का क्षेत्र है, ये क्या रहता है, खाली। तो ये क्या होगा, इससे चक्षु की भित्ति, और यहाँ पर जो बादल बनेंगे, इस प्रकार मैंने कहा कि इस मार्कर से अपने दर्शाते हैं कि यहाँ जो बादल बनेंगे, जैसे आपने कहा यहाँ जो बादलों का निर्माण होगा, बादल, और ये क्या करवा देंगे, इस क्षेत्र में वर्षा करवा देंगे। क्या करवा देंगे, वर्षा। तो ये कौन से बादल है, ये लिखना क्या, कपासी वर्षा मेघ, या इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कुमुलो निम्बस। क्या कहते हैं, कुमुलो
निम्बस। ठीक है, तो ये बादल हो गए, ये आपके कौन से चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो आपने समझा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या होगा, यहाँ पर हवाएं आकर ऊपर आकर क्या हो जाती हैं? अपसरण हो जाता है। हवाओं का क्या हो जाता है? अपसरण। क्या होगा? हवाओं का अपसरण होगा। तो यहाँ लिख दे क्या, ये हो गया क्या? हवा का अपसरण। हवा का अपसरण, ऊपर जाकर हवाएं क्या हो जाती हैं? अपसरित हो जाती हैं। और फिर कुछ किलोमीटर के बाद, जैसे 100 किलोमीटर के बाद ये वापस नीचे क्या होंगी? अवतलित होंगी, और वापस अवतलित होकर ये इधर की ओर आ जाती है। कुछ किलोमीटर के बाद ये क्या होगी? वापस अवतलित होंगी, और अवतलित होकर ये वापस इस क्षेत्र में, और इस प्रकार ये क्या है? चक्र बनता है। तो ये डायग्राम आप आसानी से बना ले। ये किसका डायग्राम है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का डायग्राम है। ऊष्मा कहाँ से मिलती है? संघनन की गुप्त ऊष्मा से मिलती है। इसको ऊर्जा किससे मिलती है? संघनन की गुप्त ऊष्मा से मिलती है। तो ये बना ले चक्रवात की आंख या चक्षु, ये चक्रवात की दीवार, ये बाहर वाली यहाँ बादल बनते हैं। कपासी वर्षा में कुमलो निम्बस इन्हें कहते हैं। क्या? कुमलो निम्बस। अच्छे से लिख ले। ठीक है, ये आपको अच्छे से उष्णकटिबंधीय चक्रवात समझ आ गया होगा। अगर ये डायग्राम बना लिया तो अब इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो साफ करूं? हाँ, तो अब ये लिखेंगे क्या? लिखें, एक एक चीज लिखेंगे। ठीक है, जितना समझा उतनी एक एक चीज को हम अच्छे से लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाओ क्या? चक्षु या चक्रवात की आंख। लिखें क्या? चक्रवात की आंख। चक्रवात की आंख, या इसको क्या कहते हैं? चक्षु। लिखें, ये निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं। क्षेत्र होते हैं। नंबर एक बात। दूसरी लिखे इसमें, यहां इस क्षेत्र में, लिखे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हवाएं शांत होती हैं। शांत होती हैं। तीसरा लिखे, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मौसम साफ रहता है। मौसम साफ रहता है। तो ठीक है, ये क्या होती है? ये चक्रवात की आंख। इसमें निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं। इस क्षेत्र में हवाएं शांत होती है। इस क्षेत्र में मौसम साफ रहता है। लिखें, यहां वर्षा नहीं होती है। वर्षा नहीं होती है। अगर इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में वर्षा हो जाए, वर्षा हो जाए तो ये चक्रवात वहीं समाप्त हो जाते हैं। वहीं समाप्त हो जाते हैं। पर वर्षा होती नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि हवाएं बहुत तेज गति से बाहर की ओर फेंकती है। अपसरण होता है। क्यों? फुल तेज गति से घूमती है, और घूमती हुई चीज क्या है? बाहर की ओर फेंकती है। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े गोल गोल घूमते हैं तो बीच वाला क्षेत्र खाली रहता है। बस वो खाली क्षेत्र क्या है? चक्रवात की आंख या चक्षु कहलाता है। निम्न दाब होता है, यानी कैसा प्रेशर होता है? लो प्रेशर होता है। हवाएं शांत होती हैं, मौसम साफ रहता है। क्योंकि हवाएं शांत मतलब वहां हवाओं को रहने ही नहीं देता। हवा आई फेंक दी, आई फेंक दी। वही बात, नीचे से आदमी आया छत पे फेंक दिया, वो जगह तो खाली रहेगी ना। उस जगह पे तो कोई नहीं है, वो शांति है, हवा है ही नहीं। और अगर वहां हवा ही नहीं है तो बादल बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। मौसम कैसा रहता है? वहां साफ रहता है एकदम। और वहां पर साफ मौसम ही नहीं बना तो वर्षा नहीं होती। तो फिर ये कंडीशन ही नहीं आती ना कि कभी वर्षा हो जाए। तो अगर क्या है, यहाँ पर वर्षा होगी नहीं, फिर भी क्या है, कोई कंडीशन ऐसी हो जाए कि वर्षा हो जाए, तो वहीं ये चक्रवात समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लिखेंगे, लिखें चक्रवात, चक्षु की दीवार। क्या? चक्षु की दीवार, यानी चक्रवात की आंख की दीवार। लिखें, लिखें चक्षु की दीवार, या इसी को कहते हैं क्या? भित्ति। भित्ति। लिखें, यह चक्रवात की आंख के
चारों ओर फैली दीवार होती है या भित्ति होती है, जिस पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, वह ऊपर जाकर संघनन होता है, बादल बनते हैं और इस क्षेत्र में वर्षा करवाते हैं। तो समझ गए, बाहर इसके बाद दीवार होती है, वहां हवाएं आती हैं, गोल घूमती है, ऊपर जाती है, संघनन होता है और बादल बनते हैं और इससे वर्षा होती है। तो आपसे पूछ ले वर्षा कहाँ होती है, तो चक्षु की दीवार या भित्ति पर। कम कहाँ होती है, बिल्कुल नहीं वर्षा होती। कहाँ होती है, वो क्या है, कहाँ, चक्षु की आंख में। तो मौसम साफ रहता है, वहां लिख लिया। अगर वहां एक बात और लिख लेना, चक्षु की आंख में स्टार लगाना और लिखना क्या, इस क्षेत्र में सबसे कम या वर्षा नहीं होती। ये आपको किस में लिखना है, ये चक्षु में लिखना है, चक्रवात की आंख में लिखना है। ठीक है, वैसे तो मौसम साफ से पता लग ही गया, फिर भी क्या है आपको लिखाई देता हूं। कल को आपने कही देना कि ये लाइन तो लिखाई नहीं सर, तो बार बार कह रहा हूं, फिर भी लिखना क्या है, वर्षा नहीं होती है। तो अब आप समझ गए ये क्या है, चक्षु की दीवार या भित्ति होती है। अब लिखेंगे नेक्स्ट क्या, स्टार लगाएं और लिखें चक्रवातों को ऊर्जा लिखें, चक्रवातों को ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से मिलती है। तो चक्रवातों को ऊर्जा कहां से मिलती है, संघनन की। कौन से चक्रवात को, यहां लिख लेना, इन चक्रवातों को, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को। इन चक्रवातों को ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से मिलती है। और आपने समझ लिया संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जब जलवाष्प से बादल बनते हैं तो जलवाष्प में छिपी हुई जो ऊर्जा होती है वो बाहर निकलती है, वो क्या है, संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या है, लाती है। तो अब क्या है, अब एक लाइन और लिखे स्टार लगाकर, क्या लिखेंगे, लिखना, लिखे क्या लिखेंगे, तो लिखना हाँ, ये चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हैं, वह उत्तर की ओर मुड़ते हैं। तो समझ गए, ये चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हैं, वह उत्तर की ओर मुड़ते हैं, जिससे पूर्वी ढालों पर अधिक वर्षा होती है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पूर्वी ढालों पर है वो अधिक वर्षा क्यों होती है चक्रवातों से, तो आपको बता देना उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। जिस प्रकार ये हमारा भारत है, ये बंगाल की खाड़ी है, तो चक्रवात इस ओर आएंगे, तो ये पूर्व क्षेत्र है, ये पश्चिम है, तो इस ओर आएंगे, तो ये जो तट है इस तट से टकराएंगे, टकराकर इस क्षेत्र में वर्षा करेंगे। तो कौन से तट पे, पूर्वी तट पे वर्षा करवाते हैं। हवाएं पूछ ले तो कौन सी हवाओं के सहारे, व्यापारिक पवनों के सहारे। तो लिख लें वर्षा होती है, ये चक्रवात व्यापारिक पवनों के सहारे गति करते हैं।
गति करते हैं। और शीतोष्ण आपको पता है पछुआ पवनों और ध्रुवीय पवनों के मिलान से करते थे। तो ये चक्रवात व्यापारिक पवनों के सारे गति करते हैं। नई लाइन से फिर लिखेंगे भी इनकी गति कितनी होती है और इनका व्यास कितना होता है। तो लिखें इनका व्यास और गति कितना होता है। अगर आपको प्रॉपर रूप से पूरा लिखना है ना कि किस प्रकार आपने वो देखा कि कैसे हवाएं आएंगी, हाई प्रेशर होगा, कैसे ऊपर उठेंगी, कैसे अपसरण होगा, तो आप क्या है वीडियो को जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे रोककर एक एक चीज को अच्छे से लिख सकते हैं। जो बोली गई चीज है वो क्या है, कई बार उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप एक अगर आपको लगे कि दोबारा जब हम पढ़े तो सर की बताई हुई भाषा में पढ़े, तो आप उन चीजों को एक एक को लिख सकते हैं कि सागर भाग पर कैसे लिखेंगे कि सागर भाग पर, अब मैं बोल रहा हूं आप वीडियो को जल्दी से क्या रोक रोक के लिख लेना कि सागर भाग पर सभी जगह एक जैसा तापमान नहीं होता। किसी जगह पर तापमान अधिक होने से वहां पर निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होता है, जिससे हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं। वह कोरियोलिस बल के कारण गोल घूमती हैं और ऊपर की ओर उठने से ऊपर हवाओं का अपसरण होता है और संघनन का निर्माण होता या संघनन की क्रिया होती है, जिससे बादलों का निर्माण होने से संघनन की गुप्त ऊष्मा निकलती है, जिससे चक्रवातों को, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को और अधिक ऊर्जा मिलती है। वह इनका आकार और बड़ा हो जाता है। जिस क्षेत्र में लो प्रेशर होता है उसको चक्रवात की आंख कहते हैं। वह जहां पर बादल बनते हैं और वर्षा होती है उसे चक्षु की भित्ति या दीवार कहते हैं। कुछ किलोमीटर दूर जाकर ये हवाएं नीचे की ओर उतरती हैं और नीचे उतरने से उस क्षेत्र का दाब बढ़ जाता है, जिससे हवाएं वापस निम्न दाब की ओर चलती हैं। इस प्रकार एक चक्र का निर्माण हो जाता है। तो और जो बादल बनते हैं वो कपासी वर्षा मेघ या कुंभलो निम्बस होते हैं। बस तो सारी चीज आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दी। ठीक है, अब हमने क्या लिखना था, हाँ अब इनकी क्या लिखे चक्रवातों की गति, व्यास लिख लिया आपने इसका, हाँ फिर भी लिखा दें गति लिखे। इनकी गति होती है कितनी, 60 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, फिर लिखे इनका व्यास, फिर इनका व्यास लिखे कितना होता है, तो इनका व्यास लिखे 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक। ठीक है, ये इनका व्यास होता है। और लिखे ये चक्रवात विनाशकारी होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे मैंने आपको समझाए। कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, कैसे निम्न दाब के केंद्र बनते हैं, कैसे हवाएं आएंगी, कैसे ऊपर उठेंगी, कैसे अपसरण होगा, जिससे बीच का क्षेत्र खाली रहेगा, वहां पर ना बादल बनेंगे ना हवाएं आएंगी, वो क्षेत्र एकदम शांत रहेगा, हवाओं का अपसरण होगा, संघनन होगा, वर्षा होगी, कपासी वर्षा मेघ बनेंगे। फिर उसके बाद कुछ किलोमीटर दूर जाकर ये हवाएं वापस नीचे उतरेंगी, उस क्षेत्र के दाब को फिर बढ़ा देंगी, फिर निम्न दाब की ओर चलेंगी, फिर ऊपर उठेंगी। इस प्रकार ये एक चक्र बनता रहेगा। चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते रहेंगे, पूर्वी ढालों पे वर्षा करवाते रहेंगे। कुछ समय के बाद, हाँ एक बात और लिख लेना, वो धरातल वाली लिखे ये चक्रवात इंपॉर्टेंट है। ये चक्रवात स्थल भागों पर
पहुंचते ही कुछ किलोमीटर के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि स्थल भाग पर नमी नहीं मिलने से इनको ऊर्जा, ब्रैकेट में लिख देता हूं, संघनन की गुप्त ऊष्मा नहीं मिल पाती है। तो अब आपको पता लग गया कि स्थल भाग पर कुछ दूर ही काम करते हैं, उसके बाद स्थल भाग पे समाप्त हो जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात स्थल भाग के ऊपर जाते ही समाप्त क्यों हो जाते हैं? तो अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं कि वहां पर इसको नमी नहीं मिलती तो इसको ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या है, ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में मैंने आपको हर एक चीज बता दी। बहुत अच्छे से आप उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को पढ़े ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। एक एक छोटी से छोटी चीज मैंने आपको समझा दी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, इससे ज्यादा डीप और कुछ भी नहीं है। हर एक चीज मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दी, इससे बाहर प्रश्न जाने वाला है नहीं। आप क्लास को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, फिर भी कोई चीज ऐसी हो जो आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से मैं आपका जो डाउट होगा उसको कल आते ही बोर्ड पे दोबारा समझा दूंगा। इसी के साथ हमारा क्या है, पूरा हो जाता है कौन सा, चक्रवात का टॉपिक। वातागर क्या होते हैं ये मैंने कल आपको बता दी, कितने प्रकार होते हैं, शीत वातागर, उष्ण वातागर, और हमने बात कर ली क्या, अधिविष्ट वातागर। तो ये हमने पढ़ लिया है, फिर भी एक दिन एक वीडियो इसके ऊपर छोटा सा और बना देंगे कि वातागर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से चक्रवातों का निर्माण होता है। अब आपको समझ आया, याद करो वर्षा वाला, और उसमें हमने पढ़ा था चक्रवातीय वर्षा, और आज दोनों रूप हमने पूरे कर लिए कि किस प्रकार उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा होती है, और कल हमने पढ़ लिया था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से ऊर्जा का निर्माण। तो दोनों रूप से हमने ऊर्जाओं का निर्माण पढ़ लिया, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो चक्रवातीय वर्षा भी यही प्रकार होते हैं, चक्रवातों से होने वाली वर्षा। और आज हमने जाना कि उष्ण कटिबंध से कैसे होती है और शीतोष्ण कटिबंध से कैसे वर्षा होती है। तो चक्रवातीय वर्षा वाला टॉपिक भी यहाँ पूरा हो जाता है। तो अब हमारा टॉपिक बचता है क्या, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जेट स्ट्रीम, और एक बचता है कौन सा, वायु राशियां। 3 टॉपिक के बाद हमारा जो चैप्टर है कौन सा, जलवायु, जो हमने शुरू किया था वो जलवायु आने वाले 2 से 3 दिन में आपका समाप्त होने वाला है। मतलब आपकी जनवरी में आपकी जो दूसरी जो यूनिट है, मतलब जलवायु के बाद सेकंड यूनिट आपकी शुरू होने जा रही है। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, आपको क्या है, हर एक चीज बता दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पर हर रोज क्या है, नई सूचना आपको मिलती है, रोज का करंट अफेयर आपको वहां मिल जाता है। तो आप क्या है, निरंतर पढ़ाई जारी रखें, विश्वास रखें। इतने कंपटीशन के माहौल में भी आप देख लेना, प्रश्न बाहर जाने वाले हैं नहीं। एक एक एनसीईआरटी ऑथेंटिक बुक सभी से नोट्स बनाकर आपको काम करवाया जा रहा है। ठीक है, निरंतर तैयारी करते रहें, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।